गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जब दो या फिर उससे ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स रहता है तो फिर वो हमारे लिए एक मॉलिक्यूल बन जाता है, राइट। फिर हम लोगों ने बात किया था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। जब सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या था? ये चीज़ नॉन मेटल के केस में पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। अब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है? जब दो अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन होते हैं तो वो हमारे लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया था आयोन्स के बारे में। अब ये आयोन्स क्या होता है? चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, सबके पास चार्ज्ड स्पेसिस रहता है। अब ये चार्ज स्पेसिस दो टाइप के होते हैं। एक था हमारे लिए पॉजिटिव और दूसरा था नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस होता है हम लोग उसे कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होता है हम लोग उसे एनायन कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब तक हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया है, राइट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, अब इन लोगों को कंबाइन करके हम लोग जो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं उसे एक्चुअली हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, इस टॉपिक में जाने से पहले सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब बात ये आता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता क्या है। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज़ द एबिलिटी टू होल्ड अदर एलिमेंट। ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं ये वैलेंसी ऑफ एन एटम होता है, या फिर एक एलिमेंट का वैलेंसी होता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये एक ऑक्टोपस है। अब इस ऑक्टोपस के कितने लेग हैं? बिल्कुल सही, इसके 8 लेग है, राइट। ठीक है, अब ये एक आदमी है, इसके कितने हाथ हैं? 2 हाथ है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इस ऑक्टोपस के सारे लेग को पकड़ने के लिए आपको कितने आदमी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, आपको 4 आदमी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि इस एग्जाम्पल को का और हमारे कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रिलेशन है। देखो, मैंने आपसे क्या पूछा, इस ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए, इस ऑक्टोपस के सारे लेग को पकड़ने के लिए आपको कितने आदमी चाहिए, तो आपका जवाब था 4, राइट। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे राइटिंग द केमिकल फार्मूला कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरे लिए ऑक्टोपस जो है मैंने उसको O इंडिकेट किया है और ह्यूमन को मैंने H इंडिकेट किया है। तो आप लोग सभी देख पा रहे हो मेरे पास ऑक्टोपस एक ही है, पर ह्यूमन कितना है? 4 है। अगर मान लो ये मेरे लिए टोटल एक केमिकल फार्मूला है तो फिर मैं इसको कैसे लिखूँगा? H4O। ओ हालांकि मेरे पास एक है, पर मैंने वहाँ पर 1 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे केमिकल फार्मूला के रूल के हिसाब से अगर हमारे पास एक चीज़ एक रहता है तो हम लोग उसको सिर्फ उसके नाम से इंडिकेट करते हैं और उसमें कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर ह्यूमन 4 है और ऑक्टोपस 1 है, तो मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो H4O में रखा है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम हमारे टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, पहले उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने से पहले हम लोग जो केमिकल फार्मूला के जो रूल होते हैं ना एक बार उसको जान लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, सबसे पहला जो रूल कहता है वो ये कहता है कि जब भी हम लोग कोई फार्मूला लिखते हैं तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मेटल रहना चाहिए या फिर पॉजिटिव आयोन्स रहना चाहिए। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हम लोग का नॉन मेटल या फिर नेगेटिव आयोन्स रहना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड रूल हमें ये कहता है जो एटम्स के या फिर जो एलिमेंट्स के या फिर जो आयोन्स के जो वैलेंसी रहते हैं वो हमेशा नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ऑलवेज। ठीक है,
फिर थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है वैलेंसीज लिखने के बाद हम लोग क्रॉसओवर कर देते हैं और फिर हम लोग उनके केमिकल फार्मूला फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ रूल ये कहता है जो पॉली एटॉमिक आयन्स रहता है उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें। ठीक है, तो ये पॉली एटॉमिक आयन का एक एग्जांपल बता दो। हाँ बिल्कुल सही, सल्फाइड। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चलो देखते हैं अब कि हम लोग इस केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हो, ये क्या है? हाँ, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या क्या एटम प्रेजेंट है? हाँ, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तुम लोग अभी मुझे बता सकते हो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? हाँ 1 है। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2 है। ओके, तो 1 और 2 क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वैलेंसीज है। अब रूल क्या कहता है? इन दोनों के वैलेंसी को आपको क्रॉसओवर करना चाहिए। चलो ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? क्रॉसओवर कर देते हैं। अब अगर मैंने इन दोनों को क्रॉसओवर कर दिया है तो अब मेरे लिए जो इनका केमिकल फार्मूला है वो किस टाइप का बन जाएगा? कुछ H2O करके बन जाएगा, क्योंकि H का जो वैलेंसी था वो कितना था? 1 था, राइट। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना था? 2 था। रूल क्या कहता है? आपको क्रॉसओवर करना है। क्रॉसओवर का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन का वैलेंसी रहता है वो हाइड्रोजन के पास जाएगा और जो हाइड्रोजन का रहता है वो ऑक्सीजन के पास आएगा। तो फाइनली मेरे पास फार्मूला क्या बना? H2O। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है? एमोनिया है, जिसे कि हम लोग ज़्यादातर केमिस्ट्री में NH3 के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं ये NH3 कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले हम लोग ये नोटिस करते हैं इसमें क्या क्या एटम प्रेजेंट है। क्या क्या एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। इज़ दैट क्लियर? अब ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3 है। तो ये 1 और 3 क्या है? ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के वैलेंसीज है। इज़ दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया है? इन दोनों को क्रॉसओवर कर दिया है। अब जब मैंने इन दोनों को क्रॉसओवर कर दिया इसका मतलब क्या बनता है? जो नाइट्रोजन का वैलेंसी था वो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में जाएगा और जो हाइड्रोजन का वैलेंसी था वो नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में जाएगा। तो हमारे पास जो केमिकल फार्मूला बन के आएगा वो कैसे बनेगा? वो NH3 हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब आप लोग आसानी से केमिकल फार्मूला लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास के बारे में। ठीक है, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन सेक्शन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया था, बिल्कुल उसी तरह मॉलिक्यूलर मास होता है। आप नाम से ही पता कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने ये चीज़ जाना, जो मॉलिक्यूल रहता है वो एटम से बना रहता है। अब ये जो एटॉमिक मास होता है वो एक एटम का मास होता है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने सारे एटम हैं उनका मास का जो सम होगा वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है। मॉलिक्यूलर मास कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नोन एज द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट। यू में वो होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर हालांकि जो कि H2O है। ठीक है, अब वाटर में क्या क्या एटम प्रेजेंट है? सबसे पहला है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, जब मैंने आपको डेफिनाइट प्रोपोर्शन वाला लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको यही बोला था ना कि ये हमेशा एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। वो वहाँ पर उनका जो रेशियो था वो क्या था? 1:8 था। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग नोटिस करते देखो, जबकि हम लोग को पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। ठीक है, मेरा 1 यूनिट कहने का मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब वैसे ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है हम लोग को? मॉलिक्यूलर मास ये कहता है कि वो जितने भी एटम उसमें प्रेजेंट रहते हैं उनके एटॉमिक मास का सम जो होता है वो मेरा मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है, अब उसमें 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है। सबसे पहला क्या है? 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है।
इज़ दैट क्लियर? ठीक है, 2 हाइड्रोजन के लिए मेरे पास क्या बनेंगे 2 × 1 प्लस और एक ऑक्सीजन के लिए क्या बनेगा 16, तो मेरे लिए सम कितना हुआ 18U। इज़ दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला यूनिट मास है ये क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला यूनिट है ये बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस, वो क्या है, द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंसेस विच कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयोन्स। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मैंने कंसिडर किया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला यूनिट क्या है NaCl, ये आप सबको पता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का कितना होता है 23 और कैल्शियम का कितना होता है 35.5। अब इन दोनों का सम कितना होता है 58.5। इज़ दैट क्लियर? अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया एक फार्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स कैसे होते हैं। वहाँ पर मैंने आपको वाटर हो गया और एमोनिया हो गया, इन दोनों के बारे में बताया। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम प्रेजेंट रहते हैं उनके एटॉमिक मास का सम को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और उनका यूनिट जो है एटॉमिक मास यूनिट है। इज़ दैट क्लियर? फिर हम लोगों ने बात किया फार्मूला यूनिट मास के बारे में। ये और मॉलिक्यूलर मास दोनों हालांकि बहुत सेम रहता है, पर इसको हम लोग ज़्यादातर पार्टिकल्स ऑफ आयन के केसेस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपके NCERT बुक्स में उसको एक बार प्रैक्टिस करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।